हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2020 की सेकेंड शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये हमारी इस सीरीज़ का सेट 7 है। तो इससे पहले 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि बताइए निम्नलिखित कथन में से सत्य या फिर असत्य जो भी है उसको आपको ऑप्शन से बताना है। सबसे पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन ऑप्शन होता है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि MS वर्ड में जो पेज मार्जिन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके पेज लेआउट वाले टैब में, तो पेज लेआउट वाले टैब पर मैंने क्लिक किया है। ये हमारा कर्सर चल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। इस पे हमने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मार्जिन्स लिखे हुए आ रहे हैं। ये मार्जिन्स आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भी कर्सर में यहाँ पर इस तरीके से राउंड राउंड कर रहा हूँ। तो मार्जिन्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के मार्जिन यहाँ पर आ जाते हैं। अब मार्जिन कौन कौन से हैं तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो मार्जिन कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो मार्जिन में होता है नॉर्मल, इसके बाद सेकंड में अगर आप देखेंगे तो नैरो आ रहा है ये वाला। इसके बाद फिर एक मॉडरेट आ रहा है, एक वाइड आ रहा है, एक मिरर्ड आ रहा है और एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रहा है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा होगा, जबकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि क्या हम मार्जिन्स में से पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन क्या, आप इसके MS वर्ड के जो इसका इंटरफेस है उसमें आप मार्जिन्स वाले टैब में देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप मार्जिन जो है वो पेज मार्जिन नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं तो पहले ऑप्शन में कहा गया है कि MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कौन कौन से मार्जिन्स होते हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसमें पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन होता है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट्रेट जैसा भी कोई पेज मार्जिन नहीं था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले ऑप्शन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक टेबल में एक रॉ और एक कॉलम हो सकता है। देखिए कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि रॉ किसको कहते हैं। रॉ जो है वो आपकी अगर इस तरीके से एक टेबल बनी हुई है तो जो आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं उसको हम रॉ कहते हैं, और आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उसको कॉलम कहते हैं। अगर इस तरीके से एक टेबल को बना दिया जाए तो यहाँ पर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ A B C D और E। तो ये जो आप यहाँ पर एरो के साइन की ओर देखेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हुए जाएंगे तो जो इस तरीके से आपको एक रॉ दिख रही है उसको हम रॉ कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसको हम कॉलम कहते हैं। अब आपको ये पूछा गया है कि MS वर्ड में पहले ऑप्शन में कहा गया है कि एक टेबल में एक रॉ और एक कॉलम हो सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है एक टेबल में केवल एक रॉ हो सकती है। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है कि एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते हैं। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है कि एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है। देखिए अभाज्य संख्या से मतलब यह है कि जब हम, वो कह रहा है कि जो हम कॉलम बनाते हैं क्या वो कॉलम अभाज्य संख्या में नहीं हो सकते हैं क्या। अभाज्य संख्या का मतलब कि यहाँ पर 3 नहीं हो सकते कॉलम, या फिर 5 नहीं हो सकते, या फिर इसके अलावा 7 नहीं हो सकते। इस तरीके से क्या ये अभाज्य संख्या में नहीं हो सकते क्या, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम अभाज्य में या भाज्य में जिस तरीके से भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि आप MS वर्ड में जो टेबल बना रहे हो उसमें केवल एक रो और एक कॉलम वाली टेबल बन सकती है क्या, बिल्कुल सही बात है ये। वहाँ पर अगर हम देखेंगे MS वर्ड में जो टेबल बनाएंगे उसमें एक रो और एक कॉलम हो सकता है।
सेकंड ऑप्शन में कहा गया कि केवल एक रो हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। एक रो आप चाहें तो एक ही रो बना सकते हैं, उसमें आपको अगर ज़रूरत है तो एक ही रो बना सकते हैं आप। थर्ड ऑप्शन में ये कहा गया अभाज्य संख्या में नहीं हो सकते हैं, तो ये बात गलत है। अभाज्य संख्या में भी हो सकते हैं, भाज्य संख्या में भी हो सकते हैं। हम चाहें तो 3, 5, 7 के कॉलम भी बना सकते हैं, और जितने भी बनाना चाहें अभाज्य संख्या में वो बना सकते हैं। भाज्य संख्या में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि नहीं बना सकते हैं, तो ये कथन क्या है आपका, गलत है। तो यहाँ पर आपका यही आंसर इसके लिए हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि एक टेबल में एक कॉलम हो सकता है, तो एक कॉलम, हाँ बिल्कुल सही बात है। आप चाहें तो एक कॉलम वाली टेबल भी बना सकते हैं, इस तरीके से एक कॉलम वाली भी टेबल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में दिखाई देगा। आपने एमएस वर्ड पर कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है और फिर आप उसको वेब पेज के तरीके से देखना चाहते हैं, जैसे वेबसाइट पे जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ भी आपने इस तरीके से इंटरफेस रेडी किया हुआ है, उसको वेब पेज जैसे इंटरफेस में देखना चाहते हैं, तो फिर आपको उसको कौन से व्यू ऑप्शन पर देखना होगा। उसके लिए आपको देखना होगा वेब लेआउट पर। वेब लेआउट पर आपको इसको देखना होगा। आइए हम एमएस वर्ड में इसको देखते हैं, समझते हैं कि कहाँ पर इसका वेब लेआउट होता है। ये यहाँ पर हम एमएस वर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर जहाँ पर मैं इस तरीके से अपना कर्सर इस तरीके से घुमा रहा हूँ, वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर मैं पहले पर इसको रखता हूँ तो यहाँ पर नीचे आपको आएगा, ये प्रिंट लेआउट होता है। इसके बाद अगर हम इसके सेकंड वाले पर देखते हैं तो ये फुल स्क्रीन रीडिंग होती है। इसके बाद थर्ड वाले पे देखेंगे तो ये वेब लेआउट है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर ले चलते हैं, फिर देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, प्रिंट लेआउट, यहाँ पर ठीक है, फर्स्ट में प्रिंट लेआउट है, सेकंड में फुल स्क्रीन रीडिंग है, थर्ड में वेब लेआउट है। तो यहाँ पर जैसे कोई डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया और उसको वेब पेज के आधार पर देखना चाहते हैं, तो वेब लेआउट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो वेब पेज के आधार पर आ जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट फोर्थ वाले में आउटलाइन है और उसके आगे हम देखें तो वो ड्राफ्ट है। तो इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, व्यू ऑप्शन होते हैं। इन व्यू ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी व्यू ऑप्शन है, उसमें भी आप वेब लेआउट पर देख सकते हैं। ये दिख रहा होगा आपको। व्यू ऑप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये वेब लेआउट आ चुका है। वेब लेआउट जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो वहाँ से आप वेब लेआउट पर क्लिक करते हैं तो ये वेब लेआउट में इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि आप अगर एमएस वर्ड में आपने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसके अगर आप वेब पेज के आधार पर देखना चाहते हैं तो कौन सा व्यू ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा उसके लिए, तो वेब लेआउट आपको क्लिक करना होगा। प्रिंट लेआउट क्या होता है, प्रिंट करने से पहले जब आप उसको व्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट लेआउट होता है। आउटलाइन बनाने के लिए होता है। रीड मोड होता है उसको पढ़ने के लिए, तो उस तरीके से रीड मोड हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एमएस वर्ड के हाल ही के संस्करणों में, जैसे कि वर्ड 2016 में, होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड के समूह के भाग में निम्नलिखित में से कौन दिखाई देता है। यानी कि आप एमएस वर्ड को देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपके सामने कमांड ग्रुप होंगे, उनमें आपको कमांड ग्रुप में डिफरेंट टाइप की कमांड होगी। तो यहाँ पर फॉन्ट वाले कमांड से पूछा गया है, फॉन्ट वाले कमांड में आपको क्या दिखाई देगा, तो फॉन्ट वाले कमांड में आपको चेंज केस दिखाई देगा। आइए इसको हम यहाँ पर एमएस वर्ड में ही देख लेते हैं। तो फिर से हम अपनी एमएस वर्ड पर इसको ओपन कर लिया है, आ जाते हैं होम पेज पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पे मैं कर्सर को रख रहा हूँ ना, तो ये आपका कौन सा है, ये क्लिपबोर्ड, जहाँ आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा है ना, ये क्लिपबोर्ड है आपका। ठीक है, क्लिपबोर्ड क्या है, ये एक कमांड का ग्रुप है। क्लिपबोर्ड में आप पूरे, जहाँ से मैं कर्सर को चला रहा हूँ, जितना इसको मैं कवर करते हुए एक यहाँ पर इस तरीके से बाउंड्री बना रहा हूँ, तो इतने को आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लिपबोर्ड का एक कमांड ग्रुप हो जाएगा। क्लिपबोर्ड का क्या हो जाएगा, एक कमांड ग्रुप हो जाएगा। तो ध्यान देना क्लिपबोर्ड के कमांड ग्रुप में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉन्ट पर आ जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखना और नोट करते चलना। क्लिपबोर्ड में क्या क्या होता है, देखो, पेस्ट होता है, इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट पेंटिंग होती है, यानी कि फॉर्मेट पेंटर होता है, इसके बाद इसमें कॉपी होता है, इसके बाद इसमें एक कट होता है। तो क्लिपबोर्ड में आपके इतने कमांड होते हैं। ये कहाँ पर होता है, तो ये क्लिपबोर्ड में होता है। फॉर्मेट पेंटर होता है, कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है। अब फॉन्ट वाले कमांड ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको बोल्ड दिखेगा, इटैलिक दिखेगा, इसके बाद अंडरलाइन दिखाई देगा, इसके बाद इसमें आपको स्ट्राइक थ्रू दिखेगा, इसके बाद इसमें आपको सबस्क्रिप्ट दिखेगा, सुपर स्क्रिप्ट दिखेगा। ठीक है, ये सब आपको जहाँ जहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ये फॉन्ट वाले ग्रुप में आ रहा है। फॉन्ट वाला ये है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फॉन्ट एक बॉक्स बना हुआ है ना, इसको हम फॉन्ट कमांड कहेंगे।
ये यहाँ पर हमको सुपरस्क्रिप्ट दिखा था, फिर इसके बाद ये आपका चेंज केस है। तो ध्यान देना, आपने ऑप्शन में देखा होगा उसमें चेंज केस लिखा हुआ था। फिर से हम क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो आपको पूछा था कि फॉन्ट में आपको फॉन्ट जो कमांड ग्रुप होता है उसमें आपको क्या दिखाई देगा। तो फॉन्ट में देखो पेस्ट, अभी हमने देखा पेस्ट जो होता है वो आपके क्लिपबोर्ड में होता है। फॉर्मेट पेंटर कहाँ होता है, वो भी क्लिपबोर्ड में होता है। सो हाइड अभी हम देख लेंगे उसको कहाँ पे होगा वो। लेकिन चेंज केस की बात करें तो वो आपको फॉन्ट केस में दिखाई देगा। चेंज केस यानी ये है ना चेंज केस, ये है चेंज केस, और ये किस में दिख रहा है आपको, फॉन्ट वाले ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर, फॉन्ट वाले ग्रुप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बाकी यहाँ पर आपका ये फॉन्ट का साइज भी होगा फॉन्ट वाले कमांड में। ये इसका अपर केस होगा, ग्रो फॉन्ट होगा, इसके बाद ये श्रिंक फॉन्ट होगा, इसके बाद ये इसके लिए क्लियर फॉर्मेटिंग होगी, ये यहाँ पर फॉन्ट कलर होगा, इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट जो आपका टेक्स्ट है हाईलाइट कलर हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है ना ये आपके फॉन्ट कमांड ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार आप इनको रेगुलरली देखते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा, नोट भी कर सकते हैं आप चाहें तो इसको। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन यही पूछा गया था कि फॉन्ट वाले कमांड ग्रुप में क्या होता है। तो हमने देखा कि चेंज केस जो है ना वो यहाँ पर आपका फॉन्ट वाले कमांड में होता है। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज केस इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके V3G9 इस सेल की एक रेंज को आप सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि MS एक्सेल में नेम बॉक्स क्या होता है। आइए यहाँ पर हम MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। MS एक्सेल में जो आपको यहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है ना, और कर्सर रखते ही यहाँ पर नेम बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसी को नेम बॉक्स कहते हैं। यानी जो ये A1 लिखा हुआ है ना जिस बॉक्स में, उसी को नेम बॉक्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये कहा गया था कि B3 से हम सेलेक्ट करते हैं तो B3 ये हो जाएगा, और B3 से हम G9 तक जाते हैं। तो आइए मैं इसको सिलेक्ट करके आपको बता देता हूं। B3 से हम यहाँ पर G9 तक चलते हैं तो 9 आ चुका है और यहाँ पर आ चुका है G। जब मैंने यहाँ पर B3 से लेकर के G9 तक सिलेक्ट किया तो आपको नेम बॉक्स में क्या दिखाई दे रहा है, B3 दिखाई दे रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, नेम बॉक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, B3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B3 आंसर होगा आपका, यहाँ पर B3 ये आंसर होगा। अब B3 इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें, यानी कि आगे क्वेश्चन आ जाए तो देखिए जहाँ से आप रेंज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे B3 से सिलेक्ट किया तो इसमें आपको नेम बॉक्स में B3 ही दिखाई देगा। मान लीजिएगा अगर आप इसको C3 से सिलेक्ट करते तो फिर नेम बॉक्स में आपको C3 दिखाई देता। भले ही सक आप कितने भी उसकी रेंज बढ़ा देते, कहीं तक भी सिलेक्ट करके चले जाते, मान लीजिएगा यहाँ पर F10 तक आप चले जाते, C3 से सिलेक्ट करके F10 तक चले जाते, तब भी आपको नेम बॉक्स में C3 ही दिखाई देता। यानी स्टार्टिंग में जो आप जो सेल है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद रेंज बढ़ाते हुए जाते हैं, तो स्टार्टिंग वाली जो सेल होती है वही आपको नेम बॉक्स में शो होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, तो IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। IMAP एक ईमेल का प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर से प्रत्येक खुले टैब में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा। यानी कि आपके पास क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, हम यहाँ पर चल लेते हैं, क्रोम ब्राउजर पर ही चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्रोम ब्राउजर इसको हमने ओपन कर लिया है। अब क्रोम ब्राउजर में डिफरेंट हमने 3 टैब ओपन किए हैं। ये न्यू टैब लिखा है, ये फर्स्ट टैब है, ये दूसरा है या तीसरा है। फर्स्ट टैब में कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे आप सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर लेंगे। दूसरे टैब में आप कुछ भी सर्च कर लेंगे, तीसरे टैब में जो भी आप, इस तरीके से डिफरेंट आपने टैब खोल लिए हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लेफ्ट साइड से राइट की ओर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको कौन सा कमांड जो शॉर्टकट की है वो देना होगा अपने कीबोर्ड के माध्यम से। तो इसके लिए जो कमांड होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और टैब। देख लेना, कंट्रोल शिफ्ट और टैब जैसे ही मैं यूज़ करूँगा तो आपकी जो कमांड है वो राइट से लेफ्ट की ओर आ रही है, सॉरी, यानी लेफ्ट की ओर आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और टैब, ठीक है।
इन तीनों को प्रेस कर रहा हूँ तो आपको वाइट यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहले थर्ड वाला टैब खुला है, अब मैं जैसे ही इसको प्रेस किया तो सेकंड वाला टैब आ गया, अब इसको प्रेस किया तो फर्स्ट वाला टैब आ गया, यानी मैं यहाँ पर लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ। बाईं ओर जाने के लिए हम कौन सी कमांड उपयोग करते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और टैब, इन तीनों की का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे गूगल क्रोम में जो टैब खुले हुए होते हैं उनमें बाईं ओर चलते हैं। इसी प्रकार से अगर दाईं ओर चलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टैब यूज़ करना होगा कंट्रोल प्लस टैब। देखिए मैं कंट्रोल प्लस टैब यूज़ कर रहा हूँ, ये देखना कंट्रोल प्लस टैब जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। बाएं से दाएं जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब, और अगर आप दाएं से बाएं की ओर आ रहे हैं तो फिर आपको इसमें यूज़ करना होगा कंट्रोल, शिफ्ट और टैब। यहाँ पर आंसर होगा आपका कंट्रोल, शिफ्ट और टैब। ठीक है, इससे पहले ये भी पूछा जा चुका है कि जब आप इसमें दाईं ओर जाते हैं तो फिर आपको किस में यूज़ करना है। देखिए ये बाईं ओर पूछा गया है, ध्यान रखना क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना कि आपको पूछा क्या गया है। बाईं ओर जाना है, बाईं ओर यानी ये इस तरफ जहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तब आपको यूज़ करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट। और अगर आप दाईं ओर जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए यूज़ करना होगा कंट्रोल प्लस टैब। शिफ्ट यूज़ नहीं करना होगा, फिर शिफ्ट जो है वो उसको प्रेस नहीं करना होगा, सिर्फ कंट्रोल प्लस टैब। और ये क्वेश्चन भी पहली वाली शिफ्ट किसी न किसी शिफ्ट में पूछा भी जा चुका है, वो हमने कवर भी किया हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है? URL अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और URL में क्या क्या होता है? तो प्रोटोकॉल भी होता है, ठीक है, ये एक प्रकार से वेबसाइट का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको URL कहते हैं। तो यहाँ पर URL में आपका प्रोटोकॉल होगा, डोमेन का एड्रेस होगा, क्वेरी स्ट्रिंग भी होगी, लेकिन IP एड्रेस URL का फुल फॉर्म URL का पार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि IP एड्रेस हर एक डिवाइस का अपना खुद का यूनिक नंबर होता है जो उसके एड्रेस को शो कर रहा होता है। तो URL में क्या क्या होता है? प्रोटोकॉल होगा, डोमेन एड्रेस होगा, क्वेरी स्ट्रिंग होगी, लेकिन IP एड्रेस इसके नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करके और केंद्र में लाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग करना होगा? तो MS एक्सेल में आपने कोई सेल सेलेक्ट किया हुआ है, एक बड़े सेल में उसको संयोजित करके आप सेंटर में लाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए यूज़ करना होगा मर्जर एंड सेंटर। मर्जर एंड सेंटर इस वाले फंक्शन का आप यूज़ करके MS एक्सेल में एक सेल के कंटेंट को एक बड़े सेल में संयोजित करके आप सेंटर में उसको ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर आपको फ्लोर और सीलिंग से संबंधित फॉर्मूले और इसके जो फंक्शंस हैं वो दिए हुए हैं। ये मैथमेटिकली और कह सकते हैं कि फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आपको फ्लोर को समझना होगा। फ्लोर क्या होता है बेसिकली? जैसे अगर आपको इस तरीके से फ्लोर लिखा हुआ है और यहाँ पर तीन नहीं बल्कि मैं यहाँ पर 14 लिख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से 14 4। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझने में दिक्कत होगी, कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्लोर की बात कर लेता हूँ। फ्लोर मैंने एग्जाम्पल लिया 14 4 इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप 4 से इसमें भाग देंगे ना, 4 से भाग देंगे तो क्या पूरी तरीके से जा रहा है? नहीं जा रहा है। 4 3 12 यानी ये इसके लिए 12 3 बार गया और क्या है 4 3 12 है ना। तो यहाँ पर आपका फ्लोर का मतलब ये है आपको इसके इंटीजर पर पहुँचना है। पूरा इसमें भाग देंगे तो पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा बल्कि ये दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो इसको भाग ही देके देख लेते हैं। 4 का भाग 14 में दिया तो 4 3 12, ठीक है। और यहाँ पर आपने 2 लिखा और दशमलव, तो ये दशमलव में आ गया ना, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू दशमलव में नहीं आनी चाहिए, यानी 4 का भाग एक ऐसी वैल्यू 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 गुणा 2 8 और 4 गुणा 3 12 और 4 गुणा 4 16 इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि 12 जो है ना वो इससे छोटी वैल्यू है, 14 से छोटी है, जबकि 16 जो है वो 14 से क्या है, बड़ी है। तो 4 का भाग 14 में पूरी तरीके से नहीं जा रहा है। जब भाग इस तरीके से पूरी तरीके से ना जाए, कोई दशमलव में संख्या आए और यहाँ पर आप फ्लोर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि आपको इसके बराबर या फिर इससे छोटी वैल्यू पर जाना है।
यानी जब मैंने 4 का भाग 14 में दिया तो इसके बराबर तो आ नहीं रहा है, इससे छोटी वैल्यू आ रही है 12, तो आपको छोटी वैल्यू ही इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ पर ये इसके लिए आंसर होगा 12। इसी तरीके से सीलिंग की अगर बात कर ली जाए, सीलिंग लिखा है और यहाँ पर 4, 14 और 4 इस तरीके से है, तब सीलिंग के लिए आपको क्या करना है, इससे बड़ी वैल्यू पर जाना है, यानी कि इसके बराबर या फिर इससे बड़ी वैल्यू। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या है 16 है, तो यहाँ पर सीलिंग के लिए क्या आंसर हो जाएगा 16 इसके लिए आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के क्या है, बात ये है कि जो आपको यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर, इस नंबर में इसके जस्ट पीछे वाले से क्या देना है, भाग देना है। और भाग देने से आपको ये देखना है कि जो दशमलव में संख्या है वो नहीं आनी चाहिए, दशमलव में ना आए, बल्कि इससे अगर फ्लोर वाला आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बराबर या फिर उससे छोटी वैल्यू आए। जबकि सीलिंग में आपको करना क्या है कि सीलिंग में उससे बराबर या फिर उससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो ये सीलिंग के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि आपको क्या करना है, 3 का भाग इसमें देना है, यानी कि 3 का भाग आप इसमें देते हैं तो एक बार जाता है, और एक बार जाता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, भागफल नहीं लिखना है, 3 का भाग इसको ऐसे कर लीजिएगा, 3 × 1 = 3। अब आपने ये 3 आया तो इसको चेक किया आपने फ्लोर से, इसमें क्या ये इसके बराबर है, जी हाँ बिल्कुल बराबर है। या तो फ्लोर में ये बराबर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो फ्लोर के लिए आ गया 3। अब सीलिंग की बात करी, 4 का भाग इसमें दिया आपने, तो 4 एकम 4, यानी ये वैल्यू भी क्या आ चुकी है, बराबर आ चुकी है, यानी 4 × 1 = 4, ये वैल्यू भी क्या आ चुकी है, इसके बराबर। या तो ये सीलिंग में क्या होनी चाहिए, बराबर, या फिर इससे बड़ी होनी चाहिए, तो बराबर आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर बराबर। बीच में साइन क्या लगा है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगाया, इधर 4 लिखा, = 4 और 3 7, नॉर्मली मैथमेटिक कैलकुलेशन कर ली तो 4 3 7 यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आंसर आया आपका 7। तो ये फ्लोर होता है और सीलिंग होता है। अब इसको याद कैसे करें आप, नॉर्मली इसको ध्यान रखने के लिए देखिए, अगर आप फ्लोर की बात करें, नॉर्मली एक रूम की बात करें, तो जो उसका फ्लोर होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि उसका जो फर्श होता है उसको फ्लोर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कनेक्ट करें कि इससे फ्लोर का मतलब है कि उसके बराबर या फिर छोटी वैल्यू, बराबर या फिर नीचे वाली वैल्यू। फ्लोर क्या होता है, नीचे होता है। सीलिंग को किस तरीके से ध्यान रखें आप, बराबर या फिर बड़ी वाली वैल्यू। तो सीलिंग क्या होती है, ऊपर होती है, आपकी जो छत है जहाँ पे आप फैन वगैरह लगाते हैं वो सीलिंग है। तो सीलिंग क्या हो जाएगा आपके लिए, बराबर या फिर बड़ी वैल्यू। फ्लोर क्या हो जाएगा, छोटी या फिर बराबर वैल्यू। तो इस तरीके से आप फ्लोर और सीलिंग वाले फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है और उसको भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पर हमने इसके सेट 7 को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।